नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज है 13 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और ये लेक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये लेक्चर आप सभी को और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए गाइस एफिशिएंट होता है। इस लेक्चर में हम सबसे पहले करते हैं क्विक रिविजन। जो भी हमने कल का जितना भी करंट अफेयर होता है उसे हम दोबारा से एक बार क्विक रिविजन करते हैं। एंड टॉप 10 क्वेश्चन होंगे जो आज के होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डिटेल में डिस्कस भी करेंगे इसे। एंड लास्ट में हम डिस्कस करते हैं डे ऑफ द वर्ल्ड। ओके, एंड ये लेक्चर की बात करें तो ये लेक्चर आप सभी को बायलिंगुअल मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। मॉर्निंग सुबह 6 बजे मैं इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एंड लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। एंड आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जल्दी से, जय हिंद जय भारत। ओके, एंड थॉट ऑफ द डे है गाइज आज का, मनुष्य को कभी सीखने से परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीखकर ही मनुष्य अपने व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बना सकता है। तो हमें कभी भी किसी से भी कुछ भी सीखने को मिलता है तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए, तुरंत सीख लेना चाहिए उस चीज को। क्योंकि जो सीखकर ही मनुष्य जो होता है वो अपने व्यक्तित्व को क्या कर सकते हैं, उत्कृष्ट कर पाता है। मतलब कि अपने आप को एक लेवल पे लेके आ पाता है। ओके, सो स्टार्ट कर देते हैं सेशन एंड करते हैं जल्द से क्विक रिवीजन। सबसे अधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो हमारा प्यारा भारत जो है वो शीर्ष पे रहा है, जो जिसने सबसे ज्यादा अधिक डिजिटल भुगतान किए हैं। तो सभी कंट्री की बात करें तो सभी देशों में जो है शीर्ष पर रहा है भारत। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 2017 से 21 तक के सभी ट्रैफिक चालान को रद्द कर दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है कि जितने भी ट्रैफिक चालान थे जो 2017 से लेकर 2021 तक के थे, उन सभी ट्रैफिक चालानों को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट है, मेसर के ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मुंबई जो है सबसे महंगा शहर साबित हुआ है, जो कि भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा है। ओके, नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनके ऊपर गोपनीयता दस्तावेज के मामले में अभियोग चलाया गया है? तो गाइस, करेक्ट ऑप्शन है अमेरिका। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनके ऊपर अभी गोपनीय दस्तावेजों के मामले में अभियोग चलाने की बात की गई है। नेक्स्ट है, कौन सा देश जो है 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकत्रित करेगा? तो वो है हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, जो कि हमारे साथ मिलकर यानी भारत के साथ मिलकर 2030 तक ग्रिड के माध्यम से के साथ वो ऊर्जा को एकत्रित करने में काम करेगा हमारे साथ। ओके, नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खोली गई है? तो ये करेक्ट होगा यहाँ पे चीन, यानी जो चाइना है उसकी जो सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग है वो उसने अभी हाल ही में खोल दिया है। ओके, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए सफल बीमा प्रीमियम सब्सिडी 100% का 100% सब्सिडी का विस्तार करने की बात की है? तो ये मेघालय राज्य ने काम किया है। मेघालय राज्य सरकार ने किसानों के लिए सफल बीमा प्रीमियम 100% सब्सिडी का विस्तार कर दिया है। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा देश जो है दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने जा रहा है? तो वो है इजराइल। इजराइल जो है वो दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी किया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है, सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की है? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने ये काम किया है, जिन्होंने सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत की है। कल हमने डिस्कस किया था सागर परिक्रमा के बारे में। तो अगर आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप उस वीडियो को विजिट करें एंड प्रॉपर देखें तो आपको समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन कौन शीर्ष पर रहा है? ओके, तो भारत जो है कुल 15 पदक के साथ जो है अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में 15 पदों के साथ वह शीर्ष पर रहा है। ओके, तो ये किया है हमने कल का क्विक रिवीजन। एंड अब कर लेते हैं आज के सेशन को स्टार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड वीडियो के लास्ट तक जरूर बनी रहेगा एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ओके, सो बात करते हैं। आज है 13 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में किसके द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत में नामक प्रदर्शनी
पुस्तक नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। तो रिसेंटली एग्जीबिशन टाइटल अवर लैंग्वेज अवर हेरिटेज हैज बीन बी इनकरेज बाय। तो ये मीनाक्षी लेखी ने किया है, ऑप्शन 20 करेक्ट होगा। यानी मीनाक्षी लेखी ने जो कि संस्कृत मंत्रालय के से संबंधित है, जिन्होंने अभी हमारी भाषा हमारी विरासत की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, जिन्हें आप पर्टिकुलर इमेज में देख सकते हैं। इन्हीं का नाम है मीनाक्षी लेखी। और डिस्कस करते हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड बैकग्राउंड जो भी इंफॉर्मेशन है। तो भारत के राष्ट्रीय अभिलेखा अभिलेखागार में संस्कृति राज्य मंत्री है, जिनका नाम है मीनाक्षी लेखी। इन्होंने अभी हमारी भाषा हमारी विरासत नामक एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है हाल ही में। प्रदर्शनी में भारत की भाषाओं के विविधता के बारे में बताया है, यानी कि हमारा जो देश है इसमें कितनी सारी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस हैं, उनके ऊपर बात की गई है इस प्रदर्शनी में। वहीं मूल पांडुलिपियों और दुर्लभ पुस्तकों के चयन को भी प्रदर्शित किया है इसी प्रदर्शनी में। और एक अनुमान के अनुसार बात करें तो विश्व स्तर पर बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं वो कुल कितनी है, 7,1111। तो याद रखिएगा ये कुल भाषाएं हैं जो कि भारत में बोलने वाली होती हैं, जो कि 788 जो है भारत में कुल बोली जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है पापुआ न्यू गिनी की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें या फिर नाइजीरिया के साथ भारत दुनिया के 4 सबसे अधिक भाषाएं विविधता वालों देशों में से एक है। तो याद रखिएगा ये बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन थी। एंड डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द फैमिली आईडी पोर्टल? तो अभी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में फैमिली आईडी पोर्टल को लॉन्च किया है, आदित्य योगी जी ने। ओके, सो इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो यूपी सरकार ने प्रदेश में परिवार के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंचाने का आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका नाम है फैमिली आई कार्ड, जो कि वन फैमिली वन आइडेंटिटी के साथ लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य केवल ये है कि परिवारों को मुफ्त राशन व सस्ता राशन उपलब्ध कराना है। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं है, उन्हें ये सुविधा प्राप्त किया जा सके। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि उन परिवार को मुफ्त राशन मिले जिन्हें राशन उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं है। पोर्टल के माध्यम से वे अपने परिवार का आई कार्ड बना सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिन लोगों के पास पहले से आईडी है, उनके परिवार के लिए आईडी राशन आईडी का समान ही होगा, बिल्कुल सेम ही होगा। वहीं दूसरों के लिए पोर्टल के माध्यम से आईडी जनरेट की जाएगी और सभी परिवार के लिए एक विशिष्ट पहचान के रूप में होगा। यह उत्तर प्रदेश में परिवार के एक व्यापक डेटाबेस को तैयार करेगा। तो इसका काम है परिवार के जितने भी डेटाबेस हैं उन सभी को तैयार करना है। और मेन जो इसका बात करें उद्देश्य है वो यही है कि मुफ्त राशन प्रोवाइड किया जा सके आम आदमी तक। ओके, सो फैमिली आईडी की बात करें तो वन परिवार यानी कि एक परिवार एक पहचान, सभी परिवारों को मिलेगी आईडी कार्ड, जो कि लोक कल्याण योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक उन्नति की बात की है। तो इसमें छात्रवृत्ति को शामिल किया गया है, कौशल विकास की बात की गई है, किसानों को सब्सिडी और अनुदान देने की बात की गई है, वही श्रमिकों को अनुदान देने की, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करे जाएंगे और पेंशन। तो इन सभी चीजों को इसमें शामिल किया गया है किसके साथ, फैमिली आईडी कार्ड के तहत। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सब बातों को। एंड डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है थर्ड। हाल ही में किसने 2023 का सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड जीत लिया है? तो हु हैज रिसेंटली वॉन 2023 सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड? तो अभी हाल ही में ऑप्शन इज करेक्ट होगा ऑप्शन ए, यानी कि मैग्नस कार्लसेन ने अभी हाल ही में क्या किया है, 2023 का सुपर रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड जीत लिया है, जिनको आप इस पर्टिकुलर इमेज में देख रहे हैं। इन्हीं का नाम है मैग्नस कार्लसेन। इन्होंने ही अभी 2023 का सुपर बैट रैपिड एंड ब्रिटिश पोलैंड जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है। तो इसी के बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझते हैं। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन है मैग्नस कार्लसेन ने यह पोलिश यहूदियों के इतिहास के संग्रहालय में ग्रेड शतरंज टूर के दूसरे चरण 2023 के सुपर बैट रैपिड एंड ब्रिटिश पोलैंड अपने नाम कर लिया है। नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर जो कि है विश्व नंबर 1 है, जिन्होंने 24-36 के स्कोर के साथ समाप्त हुआ था, वहीं उन्होंने गुरुवार की रात $40,000 का प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान की बात करें तो स्थानीय पसंदीदा और डेफिंग चैंपियन है, जिनका नाम है जन क्रिस्टोफ डूडा। ठीक है, तो ये दूसरे स्थान पर रहे हैं, वहीं पहले स्थान का याद रखिएगा मैग्नस कार्लसेन। ठीक है,
बात करेंगे नेक्स्ट, जिन्होंने अंतिम दिन तक नेतृत्व किया है, तो यानी कि 23/36 के साथ सिर्फ एक अंक से पीछे रहे हैं कार्डिनल्स के खिलाफ अंतिम गेम जीतने के बाद, जिसने प्ले ऑफ को मंजूर कर दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के वेल्से सो और फ्रांस के मैक्सिकम वाचियार लंगरेव तो तीसरे स्थान पर रहे हैं, जो कि इनका जो अंक रहा था 21.5% के साथ था। और वहीं बात करें जो कि है लेवोन ओरियनी, जो कि 20.5 के साथ 5वें स्थान पर रहे थे। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। ओके, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 4th। हाल ही में किस देश में निप्रो नदी पर खकोवाका बांध टूट गया है? तो रिसेंटली विच स्टेट द खकोवाका डैम टू निप्रो रिवर हैज बीन ब्रोकन। तो अभी हाल ही में निप्रो नदी पर जो बांध बना हुआ था, ये पर्टिकुलर इमेज में आप देख पा रहे होंगे इस बांध को, तो ये बांध वही है जो कि निप्रो नदी के पास है, निप्रो नदी के ऊपर है, जिसका नाम है खकोवाका बांध, जो कि अभी हाल ही में टूट गया है। तो कहाँ पे है ये? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी यूक्रेन में है ये स्थित। तो याद रखिएगा इसके ऊपर। अब इसके बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं एक बार। तो दक्षिण यूक्रेन के रूस के नियंत्रण वाले हिस्से में मौजूद है नोवाका कखोवाका बांध, जो कि जिसके ऊपर हमला हुआ है, और इस हमले में निप्रो नदी पर बने बांध का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है। इससे दक्षिण यूक्रेन के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। वहीं यूक्रेनी और रूसी अधिकारियों ने नोवा खकवाका बांध के पास स्थानीय समुदाय के क्षेत्र को तुरंत खाली कराने का आग्रह भी कर दिया है। यह बांध की बात करें तो ये बांध जो है साल 1956 में इसे सोवियत संघ के जमाने में बनवाया गया था। इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्देश्य यही था कि सिंचाई, बिजली उत्पादन और जल परिवहन का काम करे। बांध की ऊंचाई की बात करें तो 30 मीटर है और यह 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। इस बांध में क्रीमिया को पानी की आपूर्ति होती है इसी बांध से ही, और यह वह क्षेत्र है जो कि साल 2014 में रूस ने यूक्रेन से छीन लिया था। और ये बात करें इस बांध की, तो बांध का है जपोरिजिया परमाणु संयंत्र, जो कि पानी की पूर्ति करता है, और यह भी इस समय रूस के कब्जे में है। और इसके अलावा बात करें तो रूस यूक्रेन साल 2014 से लगातार लड़ रहे हैं। दोनों देशों की सेना आमने सामने है। तो याद रखिएगा, अभी निप्रो नदी के ऊपर जो बांध टूटा है वो यूक्रेन में था, लेकिन अभी उसके ऊपर जो कब्जा है वो रूस का है। तो इसी युद्ध में अभी उसी बांध को बहुत बड़ा हानि हुआ है, जिसका एक भाग जो है वो टूट गया है। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 5th। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोला नदी में 30 जून तक खनन जारी करने की अनुमति दे दी है? तो रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन गिवन परमिशन टू कंटिन्यू माइनिंग द गोला रिवर टिल जून 30 तक। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन है यानी कि सी, यानी उत्तराखंड सरकार ने अभी गोला नदी जो है उसके ऊपर खनन को जारी रखने की बात कही है। तो पुष्कर सिंह धामी है ये, और यहाँ पे खनन का काम चल रहा है, तो इसी के लिए इन्होंने इसको अनुमति दे दी है 30 जून तक के लिए। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गुरुवार को ही उत्तराखंड सरकार को 30 जून तक नैनीताल जिले की गोला नदी के खनन कार्य को जारी रखने की मंजूरी दी है। खनन कार्य का समय जो है सीमा पहले रखी गई थी 30 मई, जिसे बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इसके पीछे का तर्क दिया है। वो कहते हैं कि इस महत्वपूर्ण अनुमति से राज्य की आय में 50 करोड़ रुपए तक का लाभ होगा, और साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा और निर्माण सामग्री भी सस्ती रहेगी। इसीलिए जो है इसकी जो माइनिंग जो डेट है वो बढ़ा दी गई है, जो कि है 30 जून कर दिया गया है। तो याद रखिएगा इस इंफॉर्मेशन को। एंड डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6th है। आज पता नहीं गले में क्या हो गया है ना, सॉरी गाइज इस डिस्टर्बेंस के लिए। ओके, हाल ही में कौन सा देश जो है जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? तो रिसेंटली विच कंट्री विल डिप्लॉय स्ट्रेटजी न्यूक्लियर वेपन इन बेलारूस बाय जुलाई 2023। तो ये काम किया है अभी। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन एज बात करेंगे डी की, यानी कि रसिया ने अभी हाल ही में क्या किया है कि बेलूसरम में जो कि सामरिक परमाणु हथियार होते हैं उन सभी को वहां पे भेज दिया है। सो इसके बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जो कि पर्टिकुलर इमेज में आप जिन्हें देख रहे हैं ये कौन है? रसिया के प्रेसिडेंट है, जिनका नाम क्या है जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ठीक है, आप लोग बताइए, वैसे तो अभी इन्फॉर्मेशन में पता ही चल जाएगा आप लोग। ओके, सो
रूसी राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, जो कि 9 जून 2023 को सोची में अपने बेलारूस के समक्ष यानी अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ मुलाकात की थी। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती की बात कही है। पुतिन ने स्पष्ट तौर पर कह भी दिया है कि 7 से 8 जुलाई के बाद बेलूसरम में सामरिक परमाणु हथियार की तैनाती शुरू कर दी जाएगी। तो पर्टिकुलर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इमेज, इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, तो ये इसी बैठक की एक इमेज है जहाँ पे रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने ये बात कही है कि हम जो है अब 7 से 8 जुलाई के बीच में बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार की तैनाती करना शुरू कर देंगे भाई। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 7th है, हाल ही में किसने स्ट्राइक 1 कोर के कमांडर के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है? तो विच हु हैज रिसेंटली टेक ओवर एज द कमांडर ऑफ स्ट्राइक क्रॉप, नहीं यहाँ पे कोर होगा, ठीक है, COR, इसे आप ठीक कर लीजिएगा। ओके, कोर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि संजय मित्रा जो है स्ट्राइक 1 कोर के कमांडर के रूप में पद ग्रहण करने वाले हैं, जिन्हें आप पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं। सो डिस्कस करते हैं इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन, जो कि है लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा ने स्ट्राइक कोर कमांडर के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है। इनकी बात करें तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र हैं। वहीं इन्हें जो 2 बार चीफ आर्मी स्टाफ जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कमांडर कोर्ट से भी सम्मानित किया गया है, जो कि पूर्वी लद्दाख के एक जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में अपने योगदान के लिए उन्होंने अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, संजय मित्रा को भी हाल ही में स्ट्राइक 1 कोर के कमांडर के रूप में पदभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? तो रिसेंटली विच चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट द लॉन्चेस एज द बाइनल इनकरेड वाटर रिसोर्सेज एक्शन प्लान, ओके, प्लेन बोल रही थी, ओके सॉरी, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी हरियाणा। तो हरियाणा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, ओके। तो अभी हाल ही में जो है एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ कर दिया है हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है, बताइए जल्दी से, मनोहर लाल खट्टर। सो इसके बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल। अमृत जल क्रांति पहल के तहत एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023-2025 का उद्घाटन कर दिया है उन्होंने। और बात करेंगे नेक्स्ट, तो जल संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से यह योजना की बात करें तो राज्य के जल संरक्षण से संबोधित करने के एक महत्वपूर्ण और सक्रिय कदम का प्रतिनिधि भी करेगी। तो हरियाणा के भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अभी क्या किया है, अमृत जल क्रांति पहल के तहत एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023-24 का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में से पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड बात कर लेते हैं हम जल संरक्षण संगोष्ठी की। तो ये है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 26-27 अप्रैल को पंचकुला में 2 दिवसीय जल संरक्षण संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। संगोष्ठी में भारत और विदेशों के विशेषज्ञों के साथ साथ हरियाणा के विभिन्न विभागों की भागीदारी देखी गई थी, जिन्होंने जल संरक्षण पर अपनी शोध और अंतर्दृष्टि की साझा किया था। और वहीं साथ ही साथ जल संरक्षण संगोष्ठी के दौरान मिले सुझावों और इनपुट को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों ने जल संरक्षण की कार्य योजना तैयार करने में सहयोग किया है। यह योजना की बात करें तो योजना संसाधनों से संबंधित चुनौतियों से निपटने में कई विभागों के सामूहिक प्रयासों की विशेषज्ञता को दर्शाता है। तो याद रखिएगा, ये जल संरक्षण संगोष्ठी यानी कि वाटर कंजर्वेशन सेमिनार से जो संबंधित बातें थी वो मैंने आप सभी यहाँ पे बता दिया है। कोई भी अगर आप सभी को डाउट हो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो उसे क्लियर करके जाइएगा, छोड़ के जाइएगा, साथ लेके मत जाइएगा, ओके। सो अब डिस्कस करते हैं 9th क्वेश्चन। एंड हाल ही में भारत और कौन सा देश जो है 2023 तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने के लिए सहमत हुआ है? तो रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू द bilateral trade of 1 billion euro by 2030। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो साइबेरिया है भारत के साथ मिलकर जो है 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने के लिए सहमत हो गया 2030 तक। ओके, तो इस इंफॉर्मेशन को भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 10। तो ध्यान से सुनिएगा और लास्ट वीडियो क्लास में मुझे आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ओके।
वीडियो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे 10th क्वेश्चन को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पहली राष्ट्रीय परीक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो रिसेंटली पीएम मोदी हैज इंकरेज द फर्स्ट नेशनल टेस्टिंग कंजर्वेशन। तो ये काम किया गया है नई दिल्ली में। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। तो न्यू दिल्ली में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अभी क्या किया है, पहली राष्ट्रीय परीक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है बैकग्राउंड की वो समझ लेते हैं एक बार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 जून को नई दिल्ली में प्रगति मैदान में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में पहली बार राष्ट्रीय परीक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अब बात करेंगे यहाँ पे कॉन्क्लेव का जो उद्देश्य है वो सिविल सेवाओं की क्षमता निर्माण को बढ़ाना है। यह सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। अब बात करें अगर कॉन्क्लेव की, तो मेजबानी की क्षमता निर्माण योग्य द्वारा जारी रहेगी। तो इस इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने 11 जून को नई दिल्ली में प्रगति मैदान में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में पहली बार राष्ट्रीय परीक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, और अब डिस्कस कर लेते हैं आज के सेशन का जो वर्ड है, डे ऑफ द वर्ड। डे ऑफ द वर्ड में है, वर्ड जो है आज का सेंटेसियस है। सेंटेसियस का मीनिंग क्या होता है, ये मीनिंग होता है आपका उपदेशात्मक। उपदेशात्मक की मैं बात करूँ तो उपदेशात्मक यानी कि कोई भी अपने जैसे कि अगर कोई राइटर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, उपदेश देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उस जगह पे हम यूज कर लेते हैं सेंटेसियस वर्ड्स को। जैसे कि गौतम बुद्ध जी ने क्या किया था, उपदेश दिया था कि आप अपने जीवन को कैसे सार्थक बना सकते हैं। तो याद रखिएगा सेंटेसियस का मीनिंग जो होता है उपदेशात्मक होता है। ओके, तो ये रहा हमारा आज का सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर गाइज। ओके।